हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों। मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं नीटेक्स संकल्प वेदांतु पर। बच्चों, आज से ना हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक 11th क्लास के बच्चों के लिए एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो कि 11th स्कूल सीरीज है। इसमें बेसिकली हमें कराना क्या है, हमें इसमें बेसिकली क्लास 11th के वो बच्चे जिनको स्कूल एग्जाम की अब टेंशन होने लगी है, उन बच्चों के लिए एक महीने में सारे पूरा केमिस्ट्री तैयार करवा देना है। इसी तरीके से केमिस्ट्री, इसी तरीके से बायोलॉजी और इसी तरीके से फिजिक्स भी। केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूं तो केमिस्ट्री के बारे में मैं बता सकता हूं। तो हम सबसे पहले इस सीरीज में, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा जो परेशान होते हैं अभी लास्ट में, हाल ही में सभी स्कूल्स एग्जाम्स, सभी स्कूलों में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन लगभग अभी चल रहा होगा या फिर खत्म होता है। यही इसी का वेटेज सबसे ज्यादा स्कूल एग्जाम्स में आता है। तो सबसे पहले हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे स्टार्ट, वो भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिकली मैं पहले से ही बता दूं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। फरवरी में मोस्टली सभी स्कूल्स में सभी बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स होने वाले हैं, कहीं मत जाइएगा, बैठ के देखिएगा और अपने स्कूल में एकदम मतलब फुल ऑन फुल मार्क्स लेके आइएगा और मतलब एकदम सबको हैरान कर देगा। चले बच्चों, तो बहुत ज्यादा समय ना इन्वेस्ट करते हुए इधर उधर की बातों में हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें तो पहले हम आज के दिन में क्या करने वाले हैं। अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा, आज का हमारा टारगेट रहेगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को समझना और उसके लिए जो जो चीजें जरूरी हैं, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसका बेसिक जो भी है उस बेसिक को समझना। चलिए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम पहले जमाने की बात से करें ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस कार्बन और उसके कंपाउंड से रिलेटेड उनके स्ट्रक्चर, उनकी प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इन चीज को समझने के बारे में है। ठीक है, डेफिनेशन भी मैंने पहले से ही लिख दी है सो दैट कि आपका ज्यादा टाइम ना लगे इसको समझने में। मैंने आपको डेफिनेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन containing compounds including their structures, properties, composition, reactions and preparation। इस टेंशन मत लो, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, अब एक बेसिकली कि भाई ऑर्गेनिक स्टार्ट कहां से हुई थी, कैसे हुई थी। तो हमारे ना मतलब काफी 18 सेंचुरी में बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उनका कहना यह था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो बेसिकली वाइटल फोर्स मींस जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट है या लिविंग थिंग्स से बन के आते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बना नहीं सकते। तो इस थ्योरी को ही, मतलब अगर मैं इसमें पढ़ता हूं, बर्जीलियस अ स्वीडिश केमिस्ट प्रपोज दैट अ वाइटल फोर्स वाज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मींस कहने का मींस है भगवान ने ही बनाए हैं, हम इंसान बना नहीं सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ये हमारे बर्जीलियस की थॉट थी और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, ये बात कही थी। बट उन्हीं के ही एक स्टूडेंट्स ने लैब में एक्सीडेंटली एक कंपाउंड बनाया जो कि यूजुअली अगर हम बात करते हैं यूरिया जो हमारे यूरिन्स में स्मेल आती है एक अमोनिया की, उसमें या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स से बन के आता है। उन्होंने हमारे पास जो होलर थे उन्हीं के स्टूडेंट्स, उन्होंने ये कंपाउंड पहली बार लैब में एक्सीडेंटली बना लिया। अब भाई उन्होंने क्या हुआ, हाउएवर दिस नोशन वाज रिजेक्टेड इन 1828। 1828 में ये जो फिलॉसफी थी, ये जो थ्योरी थी, ये गलत हो गई। when Friedrich Hohler synthesized an organic compound urea from an inorganic compounds ammonium cyanates। एनसीईआरटी बेसिकली ये रिएक्शन लिखती है, तो इस रिएक्शन को मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। अमोनियम साइनेट को हीट करने पे यूरिया बनता है और तभी से, जब से हमारे पास फ्रेडरिच होलर ने ये थ्योरी ये बताया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, तब से भाई फिर समझ लो, फिर तो बहुत कंपाउंड
अब तो अनगिनत, काउंटिंग ही नहीं है, इतने कंपाउंड्स हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिस्कवर कर चुके हैं। सो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे माना जाता है? इन्हीं भाई साहब को जिन्होंने एक्सीडेंटली यूरिया बना लिया था। ठीक है, चलिए अब आगे हमारे को क्या इसमें समझना है। अगर हमें आगे समझना है तो अब आते हैं कुछ बेसिक्स थिंग्स जो हमें समझने हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। पहली बात, वैलेंसी एंड उसके कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर मैं कार्बन के कंपाउंड की बात करता हूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p2। अगर ग्राउंड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो हमारे पास आता है 1 2 और p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। सो 1 2 1 और 2। अवेलेबल हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, बट इन एक्साइटेड स्टेट ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराता है और कहां भेज देता है? p ऑर्बिटल में भेज देता है, और भेजने की वजह से इसके पास अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास 4 होते हैं। Due to this reason, it having a 4 unpaired electrons, the valency of the carbon, अगर हम बात करते हैं, so the valency of carbon हमारे पास निकल के आती है 4। और सेकेंड थिंग, हम ये बार बार भी पढ़ते हैं कि पीरियड 2 एलिमेंट्स कैन मैक्सिमम फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ज्यादा से ज्यादा ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। चलिए ठीक है, वैलेंसी तो हमारे पास समझ में आ गई 4। अब वैलेंसी के साथ साथ अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए बात करते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन के पास कितने हैं, अगर आपने ये निकाल लिया तो हम बड़ा इजीली उस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हम बड़ा इजीली उस कंपाउंड पे हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हम बोलेंगे sp। अगर वो 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हम बोलते हैं बच्चों sp2। अगर हमारे पास 2 3 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हम बोलते हैं sp3। हाइब्रिडाइजेशन हम बोलते हैं sp3। चलिए एक डेटा और हम चेक कर लेते हैं। अगर कहीं पर हमारे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बना हुआ है, इट मींस इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड है। अगर कहीं पर हमारे पास C डबल बॉन्ड C बना हुआ है, इट मींस इसके पास 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड है। अगर हमारे पास इसी में C ट्रिपल बॉन्ड C बना हुआ है तो इसके पास हमारे पास 1 सिग्मा बॉन्ड और इन 3 में से 2 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। 2 पाई बॉन्ड्स। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको आगे के काम आने वाली है, और इस पे रिलेटेड एनसीईआरटी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी लिखती है। ठीक है, हमारे पास इसके पास एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस भी लिखती है। अब इन क्वेश्चंस में करने से पहले आइए हम एक एग्जांपल लेके इसे सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने आपसे पूछा कि चलिए बच्चे, हमारे पास कार्बन की वैलेंसी आपको 4 है, ऑलरेडी ये मैं समझा चुका हूं, और 4 है तो मैंने पूछा आपसे CH H H CH H और H। यहां पर हमारे पास ये जो कार्बन एटम है, इसके पास अगर हम चेक करते हैं तो इस पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसके पास? sp3। सिमिलरली अगर हम इसके पास ही बात करते हैं तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तो इस पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। चलिए एक एग्जांपल और पिक कर लेते हैं हम। एक एग्जांपल हमने देखा, दैट इज H C H डबल बॉन्ड C H H। अगर हम इसमें बात करते हैं बेटा, तो यहां पर हमारे पास अगर हम देखते हैं तो इस कार्बन पे कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं, हमारे पास बच्चे यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है, अगर हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड 1, भाई डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई होगा।
तो हमारे पास एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं पाई की बात करता हूं तो हमारे पास पाई, बट हमें पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के लेना देना है। तो इस वजह से, इस कॉम्बो की वजह से, ड्यू टू द 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। आप सिमिलरली ही इसमें भी यही चीज फॉलो करेंगे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक सिग्मा और 2 पाई में, 2 बॉन्ड में से एक सिग्मा। इस पर भी 3 सिग्मा और 1 पाई होने की वजह से इस पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। चलिए लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो दैट इज अ HC ट्रिपल बॉन्ड C और H। अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा, तो मेरे पास यहां पर इस पर हाइब्रिडाइजेशन, अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करता हूं तो सिग्मा बॉन्ड मेरे पास यहां हो गए 2 और पाई बॉन्ड हो गए मेरे पास 2। तो कुल मिला के हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास इसकी वजह से निकल के आता है sp। सिमिलरली अगर मैं इसमें भी डेटा मैच करूं तो यही डेटा इसमें भी मैच करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अब आइए ऑर्गेनिक के अंदर किस तरीके से हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब हम इसको सीखते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसमें सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो होता है कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो ईच एंड एवरी बॉन्ड होता है वो हमें पूरा तरीके से दिखाना होता है। लाइक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया मैंने जैसे कि ब्यूटेन का एग्जांपल ले लेते हैं, H H C H H C H H H H और H। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल और पिक करूं, मैं एक एग्जांपल और पिक करता हूं, तो मेरे पास ये जो रिप्रेजेंटेशन आएगा, मतलब एक एग्जांपल मैंने इथेनॉल का और पिक कर लिया, इथेनॉल। तो इथेनॉल के एग्जांपल में हमारे पास C H H H H, यहां पर H और O और H। आपको हर एक बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में। यह दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। सेकंड रिप्रेजेंटेशन आता है हमारे पास कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या करना होता है, अगर मैं बेसिकली बात करता हूं कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन की, तो कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन में हमें जितने भी बॉन्ड हैं इन सबको वैनिश कर देना है, गायब कर देना है। अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बात करता हूं, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल हमने इधर को पिक कर दिया, तो ये हो जाएगा बच्चों CH3। हमने अगला कंपाउंड सीधे रिप्रेजेंट करना है, दैट इज अ CH2, CH2 और CH3। आपको कोई बॉन्ड रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको एक तरीका और है रिप्रेजेंट करने का, दैट इज अ CH3। आपने क्या कर दिया, CH2 का होल ट्वाइस लिख दिया और CH3। मींस अभी कोई यूनिट बार बार रिपीट हो रही है तो उसको मैं 2 बार ना लिखने की बजाय एक ब्रैकेट लगा के ट्वाइस लिख दूंगा। चलिए मैंने इसका एग्जांपल और देखना है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, इथेनॉल को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कंडेंस्ड में, तो इथेनॉल शुड बी लाइक CH3 CH2 and OH। no need to represent any bond, this is the condensed representation। अगर बच्चों आगे चलता हूं, अगले उसमें हमारे पास जो तीसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो होगा हमारे पास बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या होगा बच्चों, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या होगा कि आपके पास छोटे छोटे 2 पॉइंट, एक तो ईच एंड एवरी कॉर्नर और एंड, एवरी कॉर्नर एंड एंड रिप्रेजेंट्स द कार्बन एटम।
कार्बन एटम। अगर अगले पॉइंट की बात करता हूं, नो नीड टू रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन। नो नीड टू रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं 4 कार्बन के लिए, मीन्स एक ऐसे ऐसे ऐसे। लेट सपोज कि हमारे पास 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है यहां पर? C5, क्योंकि दिस इज अ एंड, दिस इज अ कॉर्नर, 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 एंड, तो देयर इज अ 5 कार्बन। अगर मैं हर एक पे हाइड्रोजन देखूंगा तो इस पे 3, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2। अच्छा, इस पे 3 क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड ये बना रहा है। अच्छा, इसको मैं बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो है CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। बेसिकली ये इसका रिप्रेजेंटेशन है C5H12। अच्छा, क्या इसको केवल एक यही तरीका है W बना के ही रिप्रेजेंट करा जा सकता है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि W बना के। इसको मैं ऐसे 2 पहाड़ जैसे भी बना के रखा रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसको मैं किसी और तरीके से भी आपको रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन रिप्रेजेंट इट इन अदर वे ऑल्सो। लाइक मैंने एक एग्जांपल अभी और पिक करना है। अगर मैं एक एग्जांपल और पिक करता हूं, लेट सपोज मैंने लिया एक एग्जांपल और, दैट इज अगर हमारे पास लेते हैं दैट इज CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। लाइक इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। तो हमारे पास एक कार्बन, यस, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब हमारे पास इस पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट हो गया। तो डबल बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया आपने, ठीक है, और इसके बाद ये कार्बन आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट। तो आप देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अब एक एग्जांपल और ले लीजिए, हमारे पास आ गया CH3, CH2, CHOH और CH3। अब राइट नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आपके पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन का चेन आप बना दीजिए। एक पोजीशन पर OH है, यहां पर OH लगा दीजिए। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, उस पर 2 सेकंड पोजीशन पे OH है, तो आप इस तरीके से OH लगा सकते हैं। दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फॉर्मूला इन देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। आप इनको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करके दिखाइए। लाइक एक एग्जांपल लिया है मैंने, इसे कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो इसका ए पार्ट अगर हम करते हैं तो CH H H CH H C डबल बॉन्ड O CH H CH H और H, ठीक है। एक हमारे पास ये हो गया। अगर हम बी पार्ट के लिए बात करते हैं बच्चों, बी पार्ट के लिए देखो सबसे पहले है हमारे पास CH3 H H H, फिर CH, चलो C एक H, 2 बॉन्ड यहां पर आ गए, देन C एक H, फिर हमारे पास 2 बार CH3 आ रहा है, 2 बार CH2 आ रहा है, एक ऐसे, फिर वंस अगेन H, देन हमारे पास एक CH3 CH, दिस इज द H, दिस इज द वे। ये मैंने बच्चों ज्यादा नहीं अपनी एनसीईआरटी से एक एग्जांपल पिक किया हुआ है। आप लोग यहां पे देखिए, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं वहां पे रीड करूंगा, जो भी होगा जिसके भी रिगार्डिंग होगा अगले सेशन में उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। चलिए बच्चे, अगर हमारे पास अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो गया, एक क्वेश्चन उसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले एक क्वेश्चन और, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमें कार्बन भी दिखाने हैं, हाइड्रोजन भी दिखाने हैं। तो बच्चों मैं एक सबसे डिफिकल्ट एक इसको करा देता हूं एंड एक इसको करा देता हूं, बाकी 2 आपको एज ए होमवर्क में है, आप इसे ट्राई करिए। तो चलिए ए वाले कंपाउंड के लिए अगर हम करते हैं तो ए वाले में हमारे पास C
एक ऐसे हेक्सागन है, देन हमारे पास सी सी सी, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है। पर आपको क्या करना है, अब इस हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरा कर देना है। सो हाइड्रोजन में हमारे पास यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, इसमें H H H, 1 2 3, एक H यहां लगा दीजिए, 1 2 3, एक H यहां लगा दीजिए, 1 2 1 1 1 2 H H, 1 2 H H H, और यहां पर इस तरीके से H और H लगा दीजिए। हो गया ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा। एक मैं इसको पिक कर लेता हूं, क्योंकि खास बात क्या है कि यह ट्रिपल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है होता है बच्चे, तो ये देखो यहां पर एक एटम ये है कार्बन का, एक एटम ये है, तो हमारे पास सी ऑप्शन, सी को देखते हैं तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर उसके बाद यहां पर फिर से एक कार्बन के बाद एक कार्बन कनेक्टेड है, दिस इज द कार्बन, फिर एक कार्बन के बाद अगला कार्बन, फिर कार्बन, उस कार्बन से ओ H कनेक्टेड है, फिर एक कार्बन और 1 2 3 4 5 हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब सबकी क्या करनी है, हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी पूरी कर देनी है। 1 3 ऑलरेडी थे, 3 4 पूरे हैं, 1 2 और 1 यहां पर आएगा H H और H। इस तरीके से ये दोनों आपको होम एज ए होमवर्क है, आप अपने आप से प्रैक्टिस करिए। मैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। चलिए बच्चे, अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा मेन एरिया अभी, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इस पूरे मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर अवेलेबल, हमें यह निकालना है बच्चों। कुछ नहीं, इसका अगर आप कंप्लीट फॉर्मूला निकाल लेते, एक मैं बताता हूं, एक आपको एज ए होमवर्क दिया जाता है। चलिए एक हमने निकालते हैं, तो H C 1 2 3, इस पे हमारे पास आ जाएगा, फिर से क्या है C H डबल बॉन्ड C H और C H H H। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास हो गए 10। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करता हूं, 2 यहां पर 1 यहां पर, तो पाई बॉन्ड्स हमारे पास बच्चों कितने हो गए, 23। तो कुल मिला के जो टोटल सम आ गया वो आ गया 13। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 13 है भी या नहीं है। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल सही है। चलिए ये मैंने करा दिया, नेक्स्ट इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं बच्चों कि एक कंपाउंड है, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अभी तक मैंने आपको स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन नहीं सिखाया था, अब आपको मैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन सिखा चुका हूं। तो अब यहां पर मैंने एनसीईआरटी से ही पिक किया हुआ है कि ईच एंड एवरी कार्बन का हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये आपको पता लगाना है। चलिए आइए इसके क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहले हम ए पार्ट को करते हैं। ए पार्ट है H H Cl और H। इस कार्बन पर अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो इट हैविंग द हाइब्रिडाइजेशन विच 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट। तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या हो जाएगा, sp3। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला है हमारे पास B, दैट इज द CH H H C डबल बॉन्ड O, CH H और H। बच्चों ध्यान से, अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो देयर इज अ 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 4 होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। बट अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करता हूं तो इस पर हमारे पास एक सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इस पर हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या हो जाएगा, इस पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। सबको पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए बच्चे, हमारे पास में सबके स्ट्रक्चर अगर मैं बात करता हूं CH3Cl, चलो CH3Cl, CHHH और C ट्रिपल बॉन्ड N। तो कुल मिला के अब डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं। देयर इज अ 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, देयर इज अ 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp2।
आओ प्रीवियस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस क्या है, HCONH2। हमारे पास HCONH2 का जो स्ट्रक्चर बन के आएगा दैट इज अ HC डबल बॉन्ड O N और H2। अगर बच्चे हमारे पास HCONH2 एक ही कार्बन अवेलेबल है तो एक कार्बन के हिसाब से यहां पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने, 1 2 3, तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड है 3, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। देखा कितना आसान है, बस आपको स्ट्रक्चर पता हो जाए और उस पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बस काउंट करने हैं। जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कार्बन एटम पर निकल के आ गए समझ लो बस उतना ही हाइब्रिडाइजेशन है, sp sp2 sp3। ठीक है, अगर मैं और एग्जांपल की बात करता हूं तो हमारे पास लास्ट है CH3 CH CH CN, CH3 CH, लास्ट एग्जांपल है तो CH H H CH डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड N। एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिएगा क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर जितना मुझे याद रह गया मैंने उतना बना दिया इसमें पीछे वाले पेज से। तो राइट नाउ अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो दैट इज द sp3, इस पर हो गया sp2, इस पर हो गया sp2। बस अब सिंपल हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, यू विल गेट द आंसर sp। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सभी पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको बस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। अगर आपने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिए तो समझ लो हाइब्रिडाइजेशन बस ये चुटकियों का खेल है, चुटकियों का। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। इतनी देर से मैं ये मॉलिक्यूल हाथ में लेके घूम रहा हूं कि मैं कब दिखाऊंगा बच्चों को। तो बच्चों ये मेरे पास मॉलिक्यूल है मीथेन का, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये मेरे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, बस समझ लो उसी की एक इमेज मेरे पास है हाथ में। तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ये अगर आप देख पा रहे हो, आप प्रॉपरली पता नहीं देख पा रहे या नहीं देख पा रहे, अगर आपको मैं थोड़ा सा पास ले आके दिखाऊं तो देखो कुछ मॉलिक्यूल इस तरीके का है ये। ठीक है, अब इसको स्टडी करने के लिए बस कुछ नहीं करना, इसको ऐसे रख देना है। अब इसमें क्या है, ये एटम ऑन द प्लेन, ये एटम ऑन द प्लेन रहना है, ये अबव द प्लेन और ये इसके पीछे वाला बिलो द प्लेन जाना है। ठीक है, ये बिलो द प्लेन जाना है। इसी को रिप्रेजेंटेशन करते हुए हम जब पेज पे लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लगाते हैं, ये समथिंग लाइक इस तरीके से। दिस इज ऑन द प्लेन, दिस इज ऑन द प्लेन, दिस इज ऑन द प्लेन, दिस इज ऑन द प्लेन। ठीक है, पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। दिस इज अबव द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन। यानी कि बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन है दिस इज अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन बोलेंगे, और दिस रिप्रेजेंटेशन इज बिलो द प्लेन। This is on the plane, this is on the plane, and this is also on the plane. On the plane. Basically इसे हम बोलते हैं wedge and dash, dash and wedge. रिप्रेजेंटेशन। wedge and dash representation. This is known as a wedge and dash representation. ठीक है, this is the way how to represent a molecule in 3 dimensional, और उसको हम 3 dimensional को 2D में, मतलब बेसिकली 2D पे नोटबुक पर 3 डायमेंशनली कैसे इसको रिप्रेजेंट करा जाए, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल उसकी फीलिंग कैसे आए, वो रिप्रेजेंटेशन ये है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चे बस अब नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है मतलब क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हमारा स्टार्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो चलिए आगे बच्चे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब बेसिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू NCERT
सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो पहला बेसिकली असाइक्लिक या ओपन चेन। अगर हम इसके अंदर भी बात करते हैं, ओपन चेन के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, तो ओपन चेन के अंदर बेसिकली हमारे पास एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आता है। ये सब ओपन चेन कंपाउंड है, जिसमें से एल्केन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड्स, जबकि एल्कीन में एटलीस्ट एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलना चाहिए, और एल्काइन में हमारे पास एटलीस्ट एक कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलना चाहिए। इसी तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को वी कैन क्लासिफाई इनटू द साइक्लिक और क्लोज, यानी कि जो हमारे पास क्लोज में हो जाता है, जैसे बेंजीन का नाम आपने सुना ही होगा, तो उसको भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो असाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसके अंदर जो एरोमेटिक नहीं है, एक्चुअली एरोमेटिक एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और है, मतलब, और जैसे कि बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देन एरोमेटिक कंपाउंड्स, फिर हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे होमोसाइक्लिक हो गया, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये रिंग का पार्ट हो। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको इसमें लिखवा दूंगा जो कि रिंग का पार्ट हो। अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में, तो इसमें आता है हमारे पास बेंजेनॉइड सिस्टम वाले, नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम वाले, और हेट्रोसाइक्लिक मींस जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन फिर से रिंग का पार्ट। अच्छा, यहां पर जो बात हो रही है हेट्रोसाइक्लिक, वो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बात हो रही है, जबकि यहां पर जो हेट्रोसाइक्लिक की बात हो रही है वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। चलिए, ये क्लासिफिकेशन हम धीरे धीरे समझते रहेंगे। एक्चुअली अब हमारे पास अगला टॉपिक क्या होगा? अगला टॉपिक है हमारे पास होमोलोगस सीरीज। इसका भी यूज जब मैं आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर समझा दूंगा, आज ही के लेक्चर में जब मैं आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर समझा दूंगा, तो लास्ट में मैं आपको होमोलोगस सीरीज बनाना बताऊं। बेसिकली होमोलोगस सीरीज वो है, वो सीरीज ऑफ कंपाउंड है जिसके अंदर, जैसे मान लो एल्केन की बात करूं, तो एल्केन के कार्बन नंबर 1 से लेके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ऐसे करके होता है। अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। जैसे अल्कोहल की बात करूं तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, लाइक एक एक कार्बन करके बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस जो होता है दैट इज नोन एज ए होमोलोगस सीरीज। तो आइए हम पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। अ ग्रुप ऑफ अ सीरीज ऑफ अ कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप, लाइक सभी के पास अगर OH है यानी कि अल्कोहल है, तो फिर सभी के पास अल्कोहल होगा। ग्रुप फॉर्म्स अ homologous series and members of series are called homologous series। ठीक है, ऐसे मेंबर जो उसके मेंबर होंगे उसे होमोलोगस बोलेंगे, और ऐसी को बोल देते हैं होमोलोगस सीरीज। अच्छा, खास बात क्या होती है इसमें, जो पहला एक कोई मान लीजिए हमारे पास कोई एक मतलब सीरीज का कोई एक मॉलिक्यूल है, उससे अगला मॉलिक्यूल और उस मॉलिक्यूल में जो फर्क आएगा कि वो केवल CH2 का फर्क के साथ होगा। चलिए, मैं इसके लिए ना एक एग्जाम्पल भी पिक कर लेता हूँ। लेट सपोज मैंने एल्केन को थोड़ा सा मैंने पिक किया, और एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, हमारे पास एल्केन का जो है, एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2। अच्छा, स्ट्रेट चेन की मैं बात कर रहा हूं, सिंपल चेन एल्केन की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले अगर मैं n=1 लिखता हूं तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों CH4। ये तो सिंपल हो गया। अगर मैं n=2 लिखता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला निकल के आता है, आप जब पुट करेंगे तो C2 और हमारे पास यहां पर आ जाएगा H6, यानी इसका जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो आएगा CH3 और CH3 और CH3। राइट नाउ n=, अगर मैं 3 पुट करता हूं तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है C3H8। दैट इज इक्वल टू, अगर हम फॉर्मूले को देखते हैं तो CH3, CH2 और CH2। फिर से 1 अगेन, अगर मैं n=4 पुट करता हूं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है C4H10। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा CH3, CH2, CH2 और CH3। अगर मैं एक और की बात करता हूं, लाइक मैंने n=5 पुट करा तो फॉर्मूला निकल के आया C5H12। अगर मैं इसके लिए बात करता हूं बच्चों तो हमारे पास आता है CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3।
लाइक इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहां से यहां पर या किसी भी उसमें देखोगे तो केवल फर्क जो निकल के आ रहा है वो एक CH2 मेंबर का फर्क आ रहा है। जैसे कि फॉर लेट से इससे और इसमें देखते हैं या इसमें और इसमें देखते हैं, तो इसमें देखो हमारे पास एक CH2 मेंबर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अगर इससे इसमें जाते हैं तो एक CH2 और ऐड हो गया, इससे इसमें जाते हैं तो एक CH2 और ऐड हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो तरीका है इससे हमारे पास होमोलोगस सीरीज हम बना सकते हैं, मतलब ये ही होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, चलिए अब हमने होमोलोगस सीरीज समझ ली, अब थोड़ा सा हम नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिकली नॉमेनक्लेचर को हम ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ट्रिवियल नेम में और एक IUPAC। ट्रिवियल नेम और एक हमारे पास आता है IUPAC। तो बेसिकली बच्चों अगर मैं ट्रिवियल नेम की बात करता हूं तो ट्रिवियल नेम मीन्स जैसे आप समझ लो किसी बच्चे के दो नाम होते हैं, घर पे पेरेंट्स उसे प्यार से कुछ और बुलाते हैं और एक्चुअली उसका ऑफिशियल नेम या फिर डॉक्यूमेंटेड नेम जो होता है वो कुछ और होता है। तो ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ है कि जो ट्रिवियल नेम है, जैसा लोगों ने पुकारना उसे शुरू कर दिया, बुलाना उसे शुरू कर दिया, उस तरीके से वो ट्रिवियल नेम की तरह फेमस हो गया। बट IUPAC नेम मीन्स एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हमारे पास इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इस इंटरनेशनल यूनियन ने भाई बहुत सारे, जब स्टार्टिंग में कुछ नाम तक तो सही था, कुछ मॉलिक्यूल्स तक तो सही था। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खूब डिस्कवरी होने लगे, मीन्स ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होने लग गए, तो बड़ी दिक्कत आने लग गई नॉमेनक्लेचर की। तो फिर IUPAC ने एक काम किया कि एक कॉमन मेथड बनाया, एक ऐसा मेथड जनरेट किया कि कोई भी नया मॉलिक्यूल आएगा तो उसके हिसाब से उसका नेम नॉमेनक्लेचर कर दिया जाएगा, उसका नामकरण कर दिया जाएगा। तो उस नामकरण के प्रोसेस में उन्होंने कुछ रूल्स दिए, उस रूल्स में से कुछ रूल्स हमें पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो पहले मैं ट्रिवियल नेम की बात करता हूं। तो ट्रिवियल नेम में बेसिकली जैसे कोई भी कंपाउंड आता है तो उसका जो मतलब नॉर्मल कॉमन फेमस नेम है उसकी बात हम यहां पर करते हैं। देखो कुछ तो ट्रिवियल नेम मतलब कह सकते हैं कि कॉमन नेम जो IUPAC ने ही दिए, या फिर कुछ कॉमन नेम को IUPAC ने पिक कर लिया, या फिर कुछ IUPAC नेम जो है वो हमने ट्रिवियल नेम की तरह भी पिक कर लिया है। तो लाइक जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बात करता हूं, लेट सपोज कि भाई अगर मैं बात करता हूं एक एग्जांपल CH3COOH, ये एक बड़ा फेमस कंपाउंड है, दैट इज अ विनेगर, एसिटिक एसिड। तो जैसे कि ये हमारे पास हो गया एसिटिक एसिड, ठीक है, ये एसिडिक एसिड हो गया। अगर मैं बात करता हूं CH3C_O CH3, दैट इज नोन एज ए, हमारे पास अगर इसे बोलते हैं तो इसे बोलते थे एसीटोन, ये एसीटोन कहलाया। अगर बात करते हैं जैसे कि मेरे पास CH3C_OH, इसे बोला गया एसिटल्डिहाइड। और अगर मैं बात करता हूं तो जैसे कि हमारे पास HC_OOH, दिस इज नोन एज ए फॉर्मिक एसिड, दिस इज नोन एज ए फॉर्मिक एसिड। अगर मैं बात करता हूं हमारे पास जैसे लेट सपोज मैंने एग्जांपल लिया HC_OOH ना लेकर केवल H लीजिए इस बार, तो दिस इज नोन एज ए फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ऐसे कुछ फेमस कॉमन नेम हुए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास जैसे लेट सपोज कि मैंने और भी पिक करे, लेट सपोज मैंने कर लिया CH3, दिस इज अ टॉल्वीन। और पिक कर लेते हैं तो दैट इज अगर हम बात कर लेते हैं जाइलिन, CH3 ओजाइलिन बोलते हैं इसे, ओजाइलिन। तो ऐसे कुछ फेमस कॉमन नेम हुए हमारे पास जिसको हमने एज ए मतलब जिनके नेम ऐसे फेमस है और आपको एग्जाम में इसी तरीके से मिलते हैं। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स मैं और आपको सिखा दूंगा, बट हमारे पास ये कुछ फेमस नेम है जिनको आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर समझाता चला जाऊंगा, जैसे कि मैं कुछ और बताता हूं, लेट सपोज कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला ये वाला एग्जांपल CH3CH CH3 और CH3, दिस इज नोन एज ए आइसोब्यूटेन, दिस इज नोन एज ए CH3 CH CH3 CH2 CH3,
दिस इज नोन एज ए आइसोपेंटेन। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने बोला CH3, CH3, CH3 और CH3, दिस इज नोन एज ए आइसोपेंटेन। चलो और एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे कि हमने बोला एग्जांपल एक लिया, दैट इज अ CH3, 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 CH2, CH3, दिस इज नोन एज ए आइसोहेक्सेन, सॉरी नियोहेक्सेन। बच्चों ये भी आइसो ना होके दैट शुड बी द नियो, दैट शुड बी द नियोपेंटेन। इसको भी अगर मैं बोलूंगा तो दैट इज नॉट द आइसो, दिस इज द नियो पेंटेन। ऐसा नहीं है कि ट्रिवियल नेम में कुछ भी सिमिलैरिटी या फिर कुछ भी कॉमन सा नहीं मिलेगा हमें। अगर मैं कॉमन उसकी बात करता हूं तो मेरे पास जो आता है, हमारे पास आता है कि कुछ छोटा सा एक रूल आता है। एंड व्हाट इज दैट रूल? रूल इज, जैसे कहीं कहीं पर रूल हमें देखने को मिलते हैं, तो जैसे कि हमारे पास अगर कहीं पर ये ग्रुप लगा हुआ मिल जाए, दिस वाई, दिस काइंड ऑफ वाई अगर हमें कहीं पे मिल जाता है, दिस काइंड ऑफ वाई, तो इस वाले वाई को बेसिकली हमारे पास ऐसा कुछ मिल जाता है, लास्ट कार्बन पर 2 ब्रांच, या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांचिंग के CH3 लगाओ, तो दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज नोन एज ए आइसो। अगर कहीं पर हमारे पास, अगर हमें कहीं पर ये मिल जाता है, दैट इज अ CH3, CH3 और CH3 और CH2 डैश, अगर कहीं पर मुझे ये मिल जाता है दिस काइंड ऑफ प्लस, मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप अगर एज ए ब्रांच मिल जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं बच्चों नियो। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें मतलब कॉमन नेम में अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ये कॉमन नेम में यूज हो जाता है। चलिए बच्चे अब हम बात करते हैं, क्योंकि कॉमन नेम मतलब बहुत है, कॉमन नेम का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। ठीक है, जैसे लेट सपोज मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, हमारे पास जैसे कॉमन नेम के नाम पर बात करता हूं तो एक आता है CH3, CH2, OH, दिस इज नोन एज ए इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, ठीक है, ऐसे बहुत से नाम हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं CH3OH, दिस इज मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, दिस इज मिथाइल एल्कोहल। ऐसे बहुत सारे नाम हो जाते हैं, इनकी गिनती मतलब हमारे सिलेबस में जितनी की जरूरत होगी वो बाय द टाइम मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि भाई इसको ये बोलते हैं, इसको। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज नोन एज ए इथाइलिन, इथाइलिन। और अगर कहीं पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो दिस इज नोन एज ए एसिटाइलिन, दिस इज नोन एज ए एसिटाइलिन। चलिए बहुत है इसकी गिनती, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कोई भाई रूल नहीं है इसके लिए, तो मैं कुछ रूल नहीं बता सकता इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली। जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी मैं वैसे वैसे आपको इनके कॉमन नेम्स बताता जाऊंगा, और जो फेमस कॉमन नेम है या जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है एज ए सिलेबस में, एज ए स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं यहां पर बताता चला जाऊंगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर हमारे पास एक सेट रूल है जो हमें ध्यान देना है। जैसे कि अब मैं अपना नाम ही लिखूं, मेरा नाम है राघव, फिर राघव के बाद मेरा मिडिल नेम आ जाता है कुमार, देन लास्ट नेम आ जाता है साहू। तो इसी तरीके से IUPAC ने भी एक सिस्टम दिया कि भाई हमारे पास प्रीफिक्स, हमारे पास प्रीफिक्स आएगा, देन सफिक्स आए, देन वर्ड रूट आएगा, देन प्राइमरी सफिक्स आएगा, देन हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स आएगा। तो उसका जो बेसिक सा रूल है जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, एक तो पड़ने वाली है प्रीफिक्स की, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स।
सेकेंडरी सफिक्स। इनका बेसिकली हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए वन बाय वन इनको हम समझ लेते हैं कि हमारे पास ये क्या क्या है और कैसे कैसे ये हमारे पास बनेंगे। हमारे पास ये क्या क्या है और कैसे कैसे हम इनको देखेंगे। चलिए बच्चे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्ड रूट। वर्ड रूट, अगर मैं वर्ड रूट की बात करता हूं तो कितने हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है, एक तो हमें यह ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम और उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज होगा। अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करता हूं अगर मेरे पास 1 होगा तो दैट इज नोन एज ए मैथ। 2 होगा तो दैट इज नोन एज ए एथ। 3 होगा तो दैट इज नोन एज ए प्रॉप। 4 होगा 1 2 3 4 तो दैट इज अ ब्यूट, नॉट बट। इसको बट नहीं पढ़ना है, दैट इज द ब्यूट। इसको हमें क्या पढ़ना है, ब्यूट पढ़ना है। ठीक है, अगर हम आगे फर्दर बात करते हैं तो हमारे पास 4 हो गया। अगर मेरे पास 5 होता है तो दैट इज नोन एज ए पैंट। पहनने वाला पैंट नहीं, पैंट मीन्स 5 है यहां पर। ठीक है, 6 अगर हम बात करते हैं तो 6 के लिए होगा यूज हेक्स। अगर 7 तो हेप्ट। अगर 8 तो ऑक्ट। अगर 9 तो नॉन। और 10 तो डेक। और 11 तो अनडेक। और 12 तो डोडेक। बस दैट इज सफिशिएंट, हमारा इतने से काम चल जाएगा। हमें इससे ज्यादा नहीं समझने हैं तो पहला मेरे साथ रिपीट करो। 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें कितने कार्बन की चेन, या फिर जब भी होगा मेन कार्बन की चेन हमारे पास कितने। चेन की बात अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी तो थोड़ी देर वेट करिए, मैं चेन की बात करता हूं। अभी चेन्स के बाद हमारे पास जो चीज आती है मेन आती है, मैं प्राइमरी सफिक्स की बात करता हूं। तो जो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स है, अगर मैं बात करता हूं बेटा, हमारे पास जो प्राइमरी सफिक्स होंगे वो कौन से होंगे। अगर मैं प्राइमरी सफिक्स की बात करता हूं, प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स हमारे पास मेनली 3 है। अगर हमारे पास पहला ए पार्ट अगर एल्केन होगा, वो मीन्स ऑल आर सिंगल बॉन्ड, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल। अगर हमें पूरे कंपाउंड में ऐसा मिलता है तो उसके लिए जो हमारे पास सफिक्स यूज होना है, प्राइमरी सफिक्स जो होना है यूज, प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स होगा बच्चे एन। यानी कि वर्ड रूट के बाद, जैसे मैथ में तो चलो बात ही नहीं करते, जैसे ब्यूट प्लस एन, साथ में हम बुलाएंगे उसे ब्यूटेन। ठीक है, बी पार्ट दैट इज एल्कीन। एल्कीन हमारे पास जो होता है एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड should be doubled, should be मतलब एटलीस्ट एक ना एक कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल होना चाहिए। तो उसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स यूज होगा, प्राइमरी सफिक्स जो यूज होगा दैट शुड बी इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, इन। अगर हमारे पास बच्चे लास्ट यानी कि सी, दैट शुड बी द एल्काइन। अगर मैं एल्काइन की बात करता हूं तो एल्काइन में हमारे पास एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड शुड बी ट्रिपल, एटलीस्ट
1 कार्बन 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 bond should be triple. At least one carbon carbon bond should be triple. तो हमारे पास इसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? अगर मैं बात करता हूं तो प्राइमरी सफिक्स जो निकल के आता है वो आता है आइन, आइन आएगा। तो ये 3 प्राइमरी सफिक्स, यानी मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूं, ये वाला 1, 2 और 3 प्राइमरी सफिक्स हमारे पास यही है जिनका यूज हमें करना होगा। चलिए अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़े सा पेज ऐड करके हम प्रीफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रीफिक्स हमारे पास, भाई प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स मेनली हमारे पास जो मेन होता है वो होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप को जो रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, बेसिकली आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर से रिप्रेजेंट, यानी एल्काइल ग्रुप का बेसिकली क्या होता है कि हम जब अभी नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा मैं आपको, तो एक स्ट्रेट चेन होगी, उसमें कोई ब्रांच निकल के आएगी, उस ब्रांच का क्या नाम हम कह सकते हैं। अगर कहीं पर वो ब्रांच एज ए CH3 है तो इसका नाम होगा मिथाइल। अगर वो कहीं पर CH3 CH2 इस तरीके से है तो इसका नाम होगा इथाइल। अच्छा, खास बात, इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है Me और इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है ET, अगर ये कोई ग्रुप कहीं पर लिखा हुआ है तो। अगर कहीं पर हमारे पास CH3 CH2 और CH3 नहीं, CH3 नहीं, CH2 डैश, अगर ये चेन कहीं पर लगी है, देखो ध्यान से, CH3 CH2 CH2, तो इसका नाम हो जाता है N प्रोपाइल या फिर सिंपल प्रोपाइल। अच्छा, सिंपल प्रोपाइल, अच्छा क्या यही पॉसिबिलिटी है? हमारे पास बच्चों ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मान लेते हैं हमारे पास CH3 CH और CH3, ये ग्रुप भी कहीं पर लगा हो तो क्या होगा? इसको बोला जाता है बच्चों आइसोप्रोपाइल। ये कुछ ग्रुप्स हैं जिनको मैं बड़े ध्यान से ध्यान रखना, क्योंकि इनकी जरूरत मुझे पड़ेगी। इनको हमारे पास पहले को मिथाइल, अगर CH3 CH2 है, इथाइल, CH3 CH2 CH2 है तो N प्रोपाइल, या सिंपल प्रोपाइल भी हमें मिल सकता है कहीं कहीं पे। बेसिकली हम प्रोपाइल ही यूज करेंगे। अगर ये कहीं लिखा है तो दिस इज नोन एज ए आइसोप्रोपाइल। अच्छा, कहीं पे बच्चों अगर ये लिखा हुआ मिल जाए, क्या हुआ लिखा हुआ मिल जाए, हमारे पास CH3 CH2 CH और CH3, देखो ये 4 कार्बन की चेन है ओवरऑल, और ये यहां से कनेक्टेड हो तो इसको बोला जाता है बच्चों, अगर हम इसको बोलते हैं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर कहीं पर हमारे पास CH3 CH और CH3 और CH2 डैश ये लगा हुआ मिल जाए, 4 ही कार्बन है यहां पर भी, अगर ये 4 कार्बन की चेन कहीं पर लगी हुई मिल जाए तो इसे बोला जाएगा आइसोब्यूटाइल। क्या बोला जाएगा? आइसोब्यूटाइल। अगर कहीं पर CH3C CH3 और CH3 हमें कहीं पर ये लगा हुआ मिल जाए, ये भी 4 ही कार्बन। 4 कार्बन के लगने के 3 तरीके हैं। तो इस चीज को बोला जाता है, हमारे पास इसको बोला जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल, शॉर्टकट में बोल दिया जाता है TERT, टर्ड ब्यूटाइल। टर्ड ब्यूटाइल, दिस इज अ शॉर्टकट वे। अगर हम बात करते हैं, मेनली हमारा इसमें काम चल जाएगा। अच्छा, प्रीफिक्स में अगर हमारे पास और भी कुछ चीजें हैं जो एज ए प्रीफिक्स ही यूज होने वाली हैं, अभी आपको मैं एक आगे चल के टेबल भी दिखाऊंगा, तो उस टेबल के हिसाब से हम और डिसाइड कर लेंगे कि हमारे पास और कौन कौन से। लाइक अगर हमारे पास एज ए प्रीफिक्स हैलोजन आ जाए, हैलोजन आ जाए, तो हैलोजन के लिए हमारे पास तो सिंपल सा हो जाता है हैलो या हैलाइड, हमारे पास टर्म यूज होता है। तो जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करता हूं Cl आ जाए कहीं पर लगा हुआ, तो इसके लिए या तो क्लोरो लिखा जाएगा या फिर क्लोराइड लिखा जाएगा,
या लाइक हमारे पास Br आ जाए, या तो ब्रोमो लिखा जाएगा या फिर ब्रोमाइड लिखा जाएगा। लाइक हमारे पास आयो आ जाए, या तो आयोडो लिखा जाएगा या फिर आयोडाइड लिखा जाएगा। ठीक है, लाइक हमारे पास एक ग्रुप और अगर हमारे पास कहीं पर NO2 आ जाता है तो दैट इज द नाइट्रो, एज ए प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। मेनली हमारे पास यूज होने वाले जितने मैंने आपको प्रीफिक्स लिखाए हैं, इतने प्रीफिक्स से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, हमारे पास इतने प्रीफिक्स से ऊपर ऐसा नहीं है कि प्रीफिक्स और यूज नहीं हो सकते, और भी यूज होंगे। जब दो फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो एक फंक्शनल ग्रुप को एज ए प्रीफिक्स ही यूज किया जाएगा, बट अभी हमारे में जितने की अभी हमें जरूरत है उसके हिसाब से हम जैसी जरूरत पड़ती जाएगी वैसा मैं आपको समझाता जाऊंगा। बेफिक्र रहिए, इतने से काम पक्का चलने वाला है। राइट नाउ अगला आता है हमारे पास। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास कुछ रूल्स। सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन वाले कार्बन की बात करते हैं। तो आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स में सबसे पहले हमने जो हेडिंग पढ़ना है दैट इज द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो मैं होमोलोगस सीरीज की बात कर रहा था अब ये होमोलोगस सीरीज ही आ चुकी है। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला अगर हम लिखते हैं, भाई एल्केन के लिए बात करता हूं, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला जो हो जाता है, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला हो जाता है दैट इज द CnH2n+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्केन। अगर मैं बात करूंगा बेटा तो एल्केन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज द CH3। सबसे पहला फॉर्मूला N=1, तो फॉर्मूला आया CH4। अब एक ही कार्बन की चेन है, हमारे पास एक ही कार्बन है, तो उसके लिए वर्ड रूट क्या होगा, मैथ। भाई चेन तो कुछ साइड चेन तो है नहीं इसमें, मैथ। और इसका जो प्राइमरी सफिक्स है दैट इज द एन, तो हमारे पास हो गया मीथेन। अगर मैं बात करता हूं N=2 की, तो दैट इज द C2H6। इसको लिख सकते हैं हम लाइक CH3 और CH3। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज इथेन। ये क्या हो गया, इथेन। अगर मैं बात करता हूं बच्चे N= किसकी बात कर लेते हैं, N= हमारे पास क्या हो जाता है 3, तो C3H6, तो दैट इज इक्वल टू C3H6 नहीं, C3H8, दैट इज अ CH3, CH2 और CH3। दिस इज नोन एज ए, अगर हम बात करते हैं 3 कार्बन की चेन, दैट इज प्रोपेन। क्या हो गया, दैट इज नोन एज ए प्रोपेन। अच्छा, N= मैं 4 की बात करता हूं, N= मैंने 4 की बात करी, तो हमारे पास आता है C4H10, दैट इज अ CH3, CH2, CH2 और CH3। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमारे पास 3 कार्बन की चेन है। अगर 3 कार्बन की चेन को, सॉरी 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन में सबसे पहले वर्ड रूट आता है ब्यूट और प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, तो ब्यूटेन। ये हमारे पास ब्यूटेन लिखा जाएगा। चलिए हम बात करते हैं आगे की तरफ। हम N=5 पे लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, N=5। N=5 पर अगर हम चलते हैं तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, C5H10 यानी कि 12, दैट बिकम इक्वल टू, अगर इसका फॉर्मूला लिखते हैं CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। भाई 5 हो गए, नहीं हो गए, 1 2 3 4 5। इसका नाम हो गया हमारे पास पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन। 5 कार्बन की चेन, पेंट, और एल्केन है तो एल्केन। अगर हम बात करते हैं N=6, तो हो गया C6H14, यानी कि CH3, CH2, CH2, CH2 और CH, 1 2 3 4 5 और CH3। तो दैट इज N= मेरे पास क्या हो गया, N= हमारे पास हो गया, दैट इज N=6 के अलावा हमारे पास आ गया यहां पर 7, सॉरी अभी नहीं, वेट, इसका नाम तो मैंने बताया ही नहीं, दैट इज द हेक्सेन।
अगर हम बात करते हैं 7 कार्बन की चेन, n इज इक्वल टू 7, तो दैट इज अ CH3 CH2 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 और CH2 1 2 3 4 5 6 और CH3 एंड द नेम ऑफ दिस इज हेप्टेन। क्या हो जाएगा? हेप्टेन। अगर n इज इक्वल टू 8, सिमिलरली C8H 8 दूनी 16 और 2 18, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। अब मैं बना नहीं रहा हूं, अब आप लोग बना लीजिएगा, इतना आप समझदार हैं। n इज इक्वल टू 8 के बाद 9, तो C9H20 दैट इज इक्वल टू नॉनेन, और n इज इक्वल टू 10, तो दैट इज अ C10H22 दैट बिकम हमारे पास डेकेन, दैट इज डेकेन। ठीक है, दैट इज डेकेन। तो C10 आपको यहां तक के नेम स्ट्रेट चेन में आने चाहिए। बात तो ये है कि स्ट्रेट चेन वाली तो दिक्कत नहीं है, अब आती है ब्रांच्ड चेन। अगर हमारे पास वही एल्केन में ब्रांच आनी शुरू हो जाए तो फिर क्या हो? जब ब्रांच आनी शुरू हो जाती है तो हमारे पास सबसे ब्रांच चेन के कुछ रूल्स मैं लिख के लाया हूं। तो द फर्स्ट रूल, आपको जब भी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन मिले तो सबसे पहले ये कुछ 4-5 रूल हैं। इन 4-5 रूल को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला रूल है फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। आपको सबसे फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन, कि भैया लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। अगर आप लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट कर लेते हैं, इट मींस आपने डिसाइड कर लिया, अगर वो 6 कार्बन की है तो वर्ड रूट हो गया हेक्स, अगर वो 7 कार्बन की है तो वर्ड रूट हो गया हमारे पास हेप, अगर वो 5 कार्बन की है तो हमारे पास वर्ड रूट हो जाएगा पेंट। मतलब जितने कार्बन की चेन होगी उतना ही लंबा, उसी के हिसाब से उसका वर्ड रूट डिसाइड हो जाएगा। तो हमारे पास, चलिए इसमें बात करते हैं। अगर हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट चेन की बात करते हैं तो हमारे पास यहां पर कुछ चेन्स नजर आ रही है। दैट इज अ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो हो गई बच्चों ये 9 कार्बन, ये वाली जो आई दैट इज अ 9 कार्बन। अच्छा, एक चेन और है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इस वाली चेन की बात करते हैं, ये वाली कार्बन की, दैट इज अ 8 कार्बन। अगर हम और भी बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये वाले कितने कार्बन की चेन है? दैट इज द 6 कार्बन। तो यार आप खुद ही सीखो, जब आपने इतनी सारी चेन्स देखी, कौन सी चेन अगर हम फॉलो करें। अच्छा, एक चेन और थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे तो आप ऐसे वाली चेन को भी ले सकते थे। 9 कार्बन की चेन 2 थी हमारे पास, अभी दोनों में से कोई भी डिसाइड कर सकते थे, दोनों बात एक ही है। तो हमारे पास 9 कार्बन की चेन यहां पर विन हो गई। द फर्स्ट रूल, यू हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। आपने लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर ली, तो आपका जो वर्ड रूट यहां पर होगा, वर्ड रूट आपने डिसाइड कर लिया है, दैट इज द नॉन। ठीक है, आपने वर्ड रूट डिसाइड कर दिया है, दैट इज द नॉन। आपने वर्ड रूट डिसाइड कर दिया। अब हम अगले रूल पे चलते हैं। द फर्स्ट रूल आपके पास क्या है? फाइंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। जो आपके पास पूरे कंपाउंड में लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, यहां पर अभी अल्केन की बात चल रही है। अभी अल्केन के अलावा जब हम अगले उस पे चलेंगे तो थोड़े बहुत रूल्स में वेरिएशंस आएंगे, बट फिलहाल अगर सारा पूरा का पूरा अल्केन है तो यू हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के बाद बच्चों हमारे पास आता है द नंबरिंग। अब भैया नंबरिंग, भैया नंबर तो देना है ना उन्हें, तभी तो हमें पता चलेगा ब्रांच किस लोकेशन पे लगी हुई है। सो द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे द ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो लो चलिए बच्चे, मैं 2 कलर के पेन यहां पर यूज करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ग्रीन कलर विजिबल होगा। मेरे पास स्ट्रेट चेन जो अभी पिछले ही एग्जांपल था, वही एग्जांपल मैंने यहां पर पिक कर रखा है। तो एक चेन पॉसिबल थी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके हिसाब से जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास लगे हुए हैं, एक तो लगा हुआ है 2 नंबर पर और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है हमारे पास 6 नंबर पर। ठीक है, इसे मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूं, दैट इज द 2 नंबर, और एक लगा हुआ है 6 नंबर पे, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एक नंबरिंग मैंने इधर से ना करने की बजाय मैंने इधर से स्टार्ट करी, दैट इज अ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, येलो वाले के हिसाब से जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो लगा हुआ है, एक तो लगा हुआ है 4th पोजीशन पर और एक लगा हुआ है 8th पोजीशन पर। तो बच्चे अब हमें करना क्या है?
हमने नंबरिंग तो दोनों तरफ से कर दी, हम नंबरिंग सेलेक्ट करें तो कौन सी वाली नंबरिंग सेलेक्ट करें? तो हमें जो नंबरिंग सेलेक्ट करनी है वो नंबरिंग सेलेक्ट करनी है। यहां पर अब लड़ाई चलनी है भैया, घमासान युद्ध, एक दूसरे के साथ खून खच्चर होना है। तो अब जो लड़ाई शुरू होगी वो 1 to 1 होती है। 1 to 1 मीन्स पहले वाले नंबर की पहले वाले नंबर के साथ। और खास बात यह है यहां पर छोटे नंबर को विन कराया जाता है, बड़े नंबर को नहीं। यहां पर जो छोटा नंबर होगा वो विन हो जाएगा। अच्छा, खास बात यह है कि हमें जैसी लड़ाई में रिजल्ट आ गया, कोई जीत गया, वैसे ही उस टीम को जिता देना है। जैसे कि मैंने 2 and 4 की फाइट कराई, 2 and 4 की फाइट में ये भाई साहब हार गए और ये भाई साहब क्या हो गए? जीत गए। क्यों? हमें लोएस्ट नंबर को जिताना है। अब लोएस्ट नंबर जीतना है तो लोएस्ट नंबर जैसे ही जीता मींस ये ग्रीन टीम जो थी येलो टीम से जीत गई। अब हमें सोचना ही नहीं है येलो टीम के बारे में। अब हम जो डिसाइड करेंगे तो नंबरिंग जो है वो ग्रीन टीम वाले के हिसाब से नेम करेंगे। अब हम ग्रीन टीम वाले के हिसाब से नेम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम ग्रीन वाले के हिसाब से नेम करना स्टार्ट करेंगे। अभी राइट नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगले उस पे अगर हम देखते हैं तो अगला क्या है? अब आगे क्या करें भाई? नंबरिंग हमारे पास जीत गई थी। हमारे पास नंबरिंग वाला जो रूल था ग्रीन वाले के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये था। नेमिंग ऑफ प्रीफिक्स शुड बी डन इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर विद एप्रोप्रिएट नंबर। अब इसका मैं नाम लिखना सिखाता हूं। भाई मेरे पास एक ग्रुप है, ये लगा हुआ है CH3। प्रीफिक्स का नाम मैंने आपको सिखा दिया था अभी पिछले वाले उसमें। तो यहां पर इसका जो प्रीफिक्स का नाम था दैट इज द मिथाइल, और इसका CH2 CH3 इसका नाम था इथाइल। और नंबरिंग के हिसाब से चलते हैं। अगर मैं नेम लिखता हूं इसका तो नेम मैं लिखूंगा इसका, बच्चों नेम लिखा जाएगा। देखो हमारे पास पहले प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स में सबसे पहले अल्फाबेटिकली इथाइल आएगा या मिथाइल आएगा? अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे देखा जाए तो पहले इथाइल आएगा। तो जब पहले इथाइल आएगा तो दैट शुड बी, इथाइल कौन सी लोकेशन पे? 6th इथाइल टू मिथाइल। अब मिथाइल का M जो है दैट शुड बी 2 मिथाइल। 6 इथाइल 2 मिथाइल, 9 कार्बन की चेन है तो नेम आएगा नॉन। और क्या कहीं पे डबल बॉन्ड है? नहीं। क्या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। सब के सब सिंगल बॉन्ड है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स जो आएगा दैट शुड बी द एन। सो व्हाट इज आईयूपीएसी नेम? आप फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना होगा? हमें नंबरिंग डिसाइड करनी है कि किस साइड से करनी है, कैसे करनी है। आफ्टर डिसाइडिंग द नंबर, जो सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन है उनको नंबर इंडिकेट करते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स का नाम लिखते हुए वर्ड रूट के बाद हमारे पास प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हर उसके अंदर आएगा भैया, ये ध्यान रखना। प्राइमरी सफिक्स और वर्ड रूट के बिना नाम होगा ही नहीं। एक बार को सेकेंडरी सफिक्स नहीं हो सकता, एक बार को प्रीफिक्स ना हो, बट ये दो टर्म यानी कि कौन कौन से? वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो हर मॉलिक्यूल के अंदर आएगा ही आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अरे सबको आया? मैं फिर से बताता हूं। अब 2 पोजीशन पे लगा हुआ था मिथाइल, 6 पोजीशन पे लगा हुआ था इथाइल। इथाइल अल्फाबेटिकली, नंबर से नहीं मतलब है, अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा। अगर अल्फाबेटिकली इथाइल है, चाहे नंबर जो भी हो, इससे हमें नहीं, उसको उसी नंबर से लिख देना है। तो हमारे पास इथाइल 6 नंबर पे, तो 6 इथाइल। अच्छा, ई कैपिटल बनाना है, ठीक है। 2 मिथाइल और नॉन यानी कि 9 कार्बन की चेन है और प्राइमरी सफिक्स हमारे पास जो है एन है, तो नॉन एन। पॉइंट क्लियर? चलिए आइए थोड़े से रूल्स को और करते हैं। हमारे पास वैरायटी ऑफ रूल्स अभी अवेलेबल है। अब एक बड़ा लंबा चौड़ा सा पैराग्राफ यहां पे लिखा है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो मिथाइल ही 2 बार आ जाए कहीं पर एज ए साइड चेन, या इथाइल ही 2 बार आ जाए एज ए साइड चेन, तो यार उसको ना बार बार ऐसे 2 इथाइल 4 इथाइल ऐसे करके नहीं लिखा जाएगा, या फिर 2 मिथाइल 3 मिथाइल ऐसे करके नहीं लिखा जाएगा, उसको एक साथ लिख देना है। तो उसी चीज के लिए है इफ 2 or more identical substituents group are present then the number are separated, जो जिनका जो लोकेशन होती है उसको सेपरेट करते हैं by commas and the name of the identical substituent
are not repeated. Instead, prefix such as di for 2, tri for 3, tetra for 3, tetra for 4, not that should be 4. etc are used. Note while writing the name of the substituent in alphabetical order. ऐसा नहीं कि भैया डाई आ गया तो अब डाई एज ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम काउंट करने लग जाए, ट्राई आ जाए तो ऐसा नहीं है कि ट्राई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, ये चीज काउंट नहीं होगी. लेट सपोज मेरे पास ये नीचे वाला मॉलिक्यूल है. आइए इसके नॉमेनक्लेचर को समझते हैं. जब इसके नॉमेनक्लेचर को समझते हैं, सबसे पहला रूल क्या है? फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करता हूं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 कार्बन की है. 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन है. 1 2 3 4 5, सारे ही 5 कार्बन की चेन मिल रही है. कहीं से भी कैसे भी करो आप. तो आप नंबरिंग किधर से करें भाई साहब? अगर नंबरिंग मैं इधर से करता हूं, किधर से? 1 2 3 4 5. अगर नंबरिंग मैं बच्चों इधर से स्टार्ट करता हूं तो नंबरिंग हमारे पास इधर से स्टार्ट करने पे 1 2 3 4 5. अब अच्छा इधर से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4 5, बात एक ही है भाई. यहां से भी 2 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है. इधर से करता हूं तो 1 2 फिर सब्स्टिट्यूएंट, 3 4 फिर सब्स्टिट्यूएंट. तो चाहे नंबरिंग आप किधर से भी करो, फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें. तो हमें जब फर्क नहीं पड़ा तो ठीक है. अच्छा पर इस ग्रुप का नाम क्या है? इस ग्रुप का नाम है बच्चों मिथाइल CH3. इस ग्रुप का नाम भी क्या है? मिथाइल. भैया 2 बार आ गए. जब 2 बार आ गए तो फिर अब क्या करा जाए? अब इसका नेम लिखते हुए भाई देखो 2 and 4, तो 2, 4 2 बार आया है तो दैट शुड बी द डाई मिथाइल. 5 कार्बन की चेन है पेंट एन. आ गया सबको समझ में? ठीक है, पेंट एन. अगर हम और आगे कुछ एग्जांपल्स पिक करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल मैंने और पिक कर रखा है. अब एक एग्जांपल में हमारे पास जब नंबरिंग आती है, पहले तो हम नंबरिंग करने का तरीका, पहले मैं येलो कलर से करता हूं. नंबरिंग शुड बी 1 2 3 4 5. अच्छा इसके हिसाब से, येलो वाले के हिसाब से जो सब्स्टिट्यूएंट है 2 पर देन 4 पर, 2 पर देन 4 पर. अब एक नंबरिंग का तरीका इसमें और है, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5. अगर मैं ग्रीन वाले से करता हूं तो 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट यानी कि 2, और फिर हमारे पास 4 पर, दैट इज 4 और 4. भाई 4 पे भी तो लगा हुआ है. आइए अब हमारे पास फाइट करने का समय आ गया है. पहले वाले ने फाइट किया, क्या कोई रिजल्ट निकल के आया? कोई रिजल्ट निकल के आया? भाई इन दोनों ने फाइट की, इन दोनों ने, नो रिजल्ट. जब रिजल्ट आया नहीं तो फिर अगले लोग फाइट करेंगे. भाई 2 लोगों ने लड़ाई करी, थक गए, हार गए, पर रिजल्ट कंक्लूजन नहीं निकल के आया. फिर क्या करा जाए? अगले 2 लोग आएंगे लड़ाई करने. जब अगले 2 लोग आए तो 4 और 2 ने जब एक दूसरे के साथ फाइट करी तो हमारे पास ये येलो टीम विन हो गई. जब येलो टीम विन हो गई तो बस हमने कह दिया बस येलो टीम विन. अगले ये जो फाइटर्स हैं इनको फाइट करानी ही नहीं है. भाई पॉइंट क्लियर हो गया? अगले जो फाइटर्स हैं उनको फाइट करानी ही नहीं है, हमारे पास बस येलो टीम विन तो विन. तो ठीक है भैया, येलो टीम के हिसाब से नंबरिंग करनी है. अब येलो टीम के हिसाब से जो नंबरिंग चल रही है 1 2 3, भाई हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप है तो नंबरिंग चलेगी 2, 2 4 ट्राई. 3 बार आया हुआ है मिथाइल ग्रुप क्योंकि सेम सब्स्टिट्यूएंट है. देखो मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल. तो 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल. कितने कार्बन की चेन है? 5. तो पेंटेन. पेंटेन आ गया सबको समझ में? पेंटेन. सिमिलरली अगर मैं अब चलो यहां पर बात करता हूं, अब एक छोटा सा रूल और समझ लेते हैं. आइए हमारे पास यहां नंबरिंग के रूल को समझने के लिए बच्चे, मेरे पास एक नंबरिंग सिस्टम, भाई लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. आपके पास 2 चेन इधर और एक स्ट्रेट, इससे बड़ी चेन हमारे पास नहीं है. चलिए आइए 1 2 3 4 5 6 7. एक नंबरिंग सिस्टम ये है. एक अनदर नंबरिंग सिस्टम हमारे पास जो कि मैं ग्रीन से यूज कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा बच्चों, ग्रीन वाली नंबरिंग के हिसाब से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक तो
4 पर, अगला भी 4 पर, अगला 5 पर। तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं दैट इज द 4,4,5। चलिएगा, ग्रीन येलो वाली पे क्या थे? अगर मैं येलो वाले के हिसाब से बात करता हूं तो जो सब्स्टिट्यूएंट थे, पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पर था और दूसरा क्या था? 4 और 4 पे। भैया पहला ही नंबर फाइट करने गया, डिसाइड करके बैठ गया कि येलो टीम विन। तो येलो टीम विन हो गई और ग्रीन टीम लूज हो गई। जब येलो टीम विन हो गई तो नेमिंग किसके हिसाब से चली जाएगी? नेमिंग चलेगी येलो टीम के हिसाब से। जब येलो टीम के हिसाब से चलेगी तो नेम होगा, अब देखो इसका नाम क्या है? इथाइल, इसका नाम क्या है? मिथाइल, इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो 3 पोजीशन पे लगा इथाइल। अच्छा, हु कम फर्स्ट, इथाइल या मिथाइल? अच्छा, डी नहीं डिसाइड करेगा क्योंकि यहां डाई मिथाइल आएगा, तो डी विल नॉट डिसाइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हु विल डिसाइड? मिथाइल और इथाइल विल डिसाइड कि हु विल कम फर्स्ट। तो हमारे पास थर्ड पोजीशन पर है क्या? 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल। अच्छा, अब डाई का डी स्मॉल आएगा, डाई मिथाइल 7 कार्बन की चेन है, तो हमारे पास आया हेप्टेन। क्या आएगा? 7 कार्बन की चेन है तो दैट शुड बी हेप्टेन। आया समझ में सबको? दैट शुड बी हेप्टेन। एक बार देख लो, क्लियर कर लो, समझ में आया है मुझे बताइए कि क्या है ये। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चे अगर आपको समझ में आया है तो। नहीं आया है तो इसको फिर हम कुछ और करते हैं इसके लिए। बट फिलहाल मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि भाई पहले मुझे डिसाइडिंग करते हुए मैंने येलो क्यों सेलेक्ट करी, क्योंकि येलो पे सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है वो 3, 4, 4 पे है, जबकि ग्रीन वाले पे 4, 4, 5 पर है। तो 3, 4, 4 वाला यानी कि छोटा नंबर है तो दैट विल विन, वो जीत जाएगा। उस पे नहीं है तो वो नहीं जीतेगा। पॉइंट क्लियर? तो राइट नाउ जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अच्छा नहीं अभी आगे इसको समझा तो दूं मैं, ठीक है, हमने देखा। अब उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट लगना है, दैट इज इथाइल, दैट इज मिथाइल। अब मिथाइल 2 बार आ रहा है तो उसको डाई मिथाइल लिखूंगा, पर डी की वजह से अल्फाबेटिकली में मिथाइल पहले नहीं आएगा। उसका जो नेम है वही डिसाइड करेगा हु विल कम फर्स्ट अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, मिथाइल नहीं आता है। डी को एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन, 5वां रूल। भैया अगर इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन। इक्विवेलेंट पोजीशन का मतलब क्या है कि भाई देखो मैंने क्या करा, मैंने येलो से नंबरिंग स्टार्ट करी, तो येलो से नंबरिंग आई 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 8। मैंने येलो से नंबरिंग स्टार्ट करी तो दैट इज 8। तो यानी कि येलो पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ मिला दैट इज 3 और 6 पर। अब मैं इसी को ना ग्रीन से कर देता हूं। जब मैंने ग्रीन से करा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो ग्रीन से करा तो मैंने सब्स्टिट्यूएंट किस पे लगा हुआ आया 3 और 6। भैया मैंने पहली फाइट कराई 1 on 1, पहली फाइट कराने में 3 और 3 लड़े, मर गए, पर रिजल्ट नहीं आया, दोनों ही खत्म। 6 की फाइट कराई, लड़े, नो रिजल्ट, ड्रॉ हो गया मैच। यार तो फिर अब ड्रॉ हो गया तो कौन भाई, कोई सी नंबरिंग, कोई सी यहां पर। अच्छा एक खास बात क्या है, हम मैच को ड्रॉ नहीं छोड़ सकते, हमें रिजल्ट किसी ना किसी एक टीम को जिताना ही है। पर फिर जब जिताना है तो कौन सी टीम जिताई जाए, अभी यहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हमने क्या करा, जब हम टीम जिताने की बात आई तो हमने कहा यार ठीक है भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को प्रायोरिटी दे दो। यहां पे नो रिजल्ट। अगर हम बात करते हैं अल्फाबेटिकली तो द इक्विवेलेंट पोजीशन, द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। हमारे पास उस कंपाउंड को छोटा नंबर दे दो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों ये वाली चीज है हमारे पास इथाइल, ये वाली चीज है मेरे पास मिथाइल। जब इथाइल और मिथाइल में कौन आता है अल्फाबेटिकली नाम से पहले? इथाइल। तो इथाइल को ग्रीन वाली नंबरिंग में तो मिल रहा है 6 नंबर, जबकि येलो वाली नंबरिंग में मिल रहा है 3 नंबर। सो हमारे पास ग्रीन नंबर विल लूज और येलो नंबर विल विन।
पॉइंट समझ में आया? अब जब यार ये विन हो ही जाता है तो चलो ठीक है, नेम लिखते हैं। नेम यानी कि 3 इथाइल, अगला क्या आ जाएगा 6, अच्छा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल, और 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्टेन। क्या निकल के आएगा बच्चों? ऑक्टेन। तो ये कुछ हमारे पास रूल है। अब यार एनसीईआरटी ना एक रूल के बारे में और बात करती है। दैट रूल इज, अगर हम बात करते हैं तो नेमिंग ऑफ एल्केन्स हैविंग अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच चेन, एक बड़ी सी ब्रांच चेन आ जाएगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स चेन हैविंग ए मतलब कोई हमारे पास चेन है वो कॉम्प्लेक्स चेन। अब कॉम्प्लेक्स चेन का मतलब क्या है? लाइक ये एक बड़ी सी ब्रांच चल रही थी, स्ट्रेट चेन जो दिखा रहा हूं मैं, एक बड़ी सी लॉन्ग चेन थी। इस लॉन्ग चेन में एक चेन निकली, एक ब्रांच निकली, उस ब्रांच में भी ब्रांच निकल के आ गई। भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिर क्या करा जाए? आईयूपीएससी ने उसका भी सॉल्यूशन दे रखा है, चिंता मत करो। ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन, और इवन हमारी एनसीईआरटी भी इसके बारे में बात करती है। जब हमारी एनसीईआरटी भी इसके बारे में बात करती है तो आइए चलिए फिर देखते हैं नेमिंग ऑफ ब्रांच। तो उन्होंने बोला कि भैया जब ऐसा कोई केस आ जाए तो पहले ब्रांच का नेम अलग कर लो, पहले ब्रांच का आईयूपैक नेम पहले लिख लो, साइड में आप लिख लो ताकि नेम लिखते हुए उसको ऐसे उठा के पटक दोगे। ठीक है, तो जब नेम ब्रांच का हमें लिखना होता है तो हमारे पास उन्होंने एक रूल दिया कि जब कभी ऐसा नेम लिखना हो तो सबसे पहले आप जो ब्रांच से कनेक्टेड कार्बन है, जो ब्रांच से कनेक्टेड कार्बन है उसको पहला नाम दे दो, पहला नंबर दे दो। इसमें हमें डिसाइड करना ही नहीं है, हमें इसमें क्या है, जो ब्रांच से कनेक्टेड द फर्स्ट कार्बन है आप उसको नंबर 1 पोजीशन दे दीजिए ऑलवेज। और उसके बाद डिसाइड करिए कि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है। हमने लॉन्गेस्ट चेन देखी तो 1 के बाद यहां पर आती है 2 3 4। ठीक है, इसके अलावा 1 2 3 4, अच्छा किधर भी चल लो इससे फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये आया 2, ये आया 3, ये आया 4, 2 पे लगा, 1 पे लगा हुआ है मिथाइल और 3 पे लगा हुआ है मिथाइल। तो ब्रांच का नेम कैसे करना है? ब्रांच का नेम होगा 1, 3 डाई मिथाइल। अच्छा ब्रांच है तो एन वर्ड यूज नहीं होगा इसमें। कितने कार्बन की चेन है? डाइमिथाइल हो गया, कितने कार्बन की चेन है? 4, तो दैट शुड बी ब्यूटाइल। खास बात ये होगी जब भी इसे लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे नेम के अंदर। सो इस ब्रांचिंग का, इस ब्रांच का जो नेम हो गया वो हो गया 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। पॉइंट क्लियर हो गया? हमेशा ब्रांच के पहले कार्बन को फर्स्ट पोजीशन, फिर फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन। हमने लंबी से लंबी चेन ढूंढनी है, फिर उस लंबी से चेन के बाद उसका नेम लिखोगे। जो भी ब्रांच है, ब्रांच की भी जो भी ब्रांच है, सब ब्रांच जो है उसको वैसे ही चलना है 1,3 डाइमिथाइल। अच्छा अब ब्रांच है तो जितने कार्बन की भी लॉन्गेस्ट चेन होगी वो एज ए लास्ट में आइल से ही एंड होगी, यानी कि ब्यूटाइल। ब्यूटेन नहीं लिखना है, ब्यूटेन लिखने पे गलत हो जाएगा। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों तो फिर आगे कुछ हमारे पास रूल आते हैं। पहला रूल, नेमिंग ऑफ एल्केन विद कॉम्प्लेक्स चेन में द नेम ऑफ सच ब्रांच चेन एल्काइल ग्रुप is placed in a parenthesis while naming the complex। मैंने बताया ना ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। चलिए ठीक, while the writing the trivial name of substituent। कई बार क्या होता है आईयूपैक के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो उसका ट्रिवियल नेम यूज कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको उधर समझाया था। क्या था? जो मैंने एज ए एल्काइल ग्रुप में आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सब जो समझाए थे वो ट्रिवियल नेम थे। अगर उनका भी आईयूपैक नेम लिखोगे तो वो जो अभी पिछला तरीका था वैसे बताया था। ठीक है, while writing the trivial names of the substituent in alphabetical order, prefixes iso, neo, जो कि मैंने यूज करे थे, prefixes iso और neo are considered the part of the fundamental name of the alkyl group, यानी कि iso neo will count as a alphabetical order में, whereas the prefix secondary and tertiary are not considered। secondary and tertiary जो है वो as a सेकेंडरी एंड टर्शरी जो है वो नहीं कंसिडर किया जाएगा एज ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इफ 2 चेन ऑफ इक्वल लेंथ आर प्रेजेंट देन सेलेक्ट द चेन विच हैव द मोर साइड चेन, देन सेलेक्ट द चेन विच हैव मोर साइड चेन। आइए बच्चे इसको ना एग्जांपल से समझते हैं, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जा रहा है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम ये एग्जांपल समझ गए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब ये एग्जांपल समझने में सबसे पहले हमने क्या करा, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या इससे बड़ी कोई चेन है? अगर मैं इससे बड़ी चेन देखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है। इससे बड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, यानी सबसे बड़ी चेन। अच्छा, इसमें नंबरिंग करने का तरीका भी देखते हैं। क्या नंबरिंग मैंने जो करी है वो सही है? क्या मैं दूसरी साइड से नंबरिंग करता तो 1 2 3 4 5, अच्छा तब भी तो ये बड़ी सी चेन 5 पर ही आती। अब खास बात ये है, पहले इस साइड चेन का नाम लिखते हैं। अब इस साइड चेन को, क्योंकि ब्रांच के अंदर ब्रांच है, तो दैट इज अ 1 2 3। इस साइड चेन का नाम मैं पहले ही साइड में लिख देता हूं, और ये पहले ही जब मैं नाम में लिख देता हूं तो 2 पोजीशन पे मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल, तो दैट इज द 2,2 डाई मिथाइल। और 3 कार्बन की चेन है तो डाई मिथाइल प्रोपाइल, डाई मिथाइल प्रोपाइल। अच्छा, दिस इज द आईयूपैक नेम। कॉमन नेम 1 2 3 4 5, यानी कि कॉमन नेम हो जाएगा नियो पेंटाइल। आप दोनों में से कोई भी कॉमन कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो चलो पहले मैं आईयूपैक नेम के हिसाब से आपको नेमिंग करके सिखाता हूं। आईयूपैक नेम के हिसाब से अगर मैं नेमिंग करता हूं तो जो नेमिंग आएगी हमारे पास, 5th पोजीशन पे ये पूरी की पूरी ब्रांच लगी है, तो 5 डैश ब्रैकेट, देन इसका आईयूपैक नेम लिखोगे, दैट इज द 2,2 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, डाईमिथाइल प्रोपाइल। अगर हम बात करते हैं इसी के दूसरे, और भाई दूसरा नेम और क्या हो सकता है, 5th पोजीशन पे अगर मैं इसका ट्रिवियल नेम यूज करता हूं साइड चेन का, तो दैट इज द 5 नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। और हमारे पास, अच्छा इसको ऊपर तो मैंने पूरा करा ही नहीं, केवल साइड चेन छोड़ के लिख दिया। पहले रुको, पहले ऊपर वाला, यहां पर हमारे पास 5, देन साइड चेन का नेम, हमारे पास 9 कार्बन की चेन है तो नॉनेन। सिमिलरली नियोपेंटाइल नॉनेन, बोथ नेम आर राइट। आपको जो एग्जाम में सुटेबल लगे वो लिख देना, दोनों सही हैं। एंड सेकेंड थिंग, क्वेश्चन आएगा सर अगर बोर्ड में, सॉरी नीट के एग्जाम में आएगा तो बच्चे अगर नीट के एग्जाम की बात करेंगे तो दोनों में से एक नाम आएगा। अगर दोनों आएगा तो फिर एक ऑप्शन ये भी आएगा, बोथ ए एंड बी आर राइट, तो फिर आप बोथ ए एंड बी आर राइट पे टिक करेंगे। पॉइंट समझ में आया? अगर मन में क्वेश्चन आएगा सर नहीं आए तो बच्चे पैसा नहीं होता है। अगर फिर भी मैं आपको बताता हूं, अगर नहीं वाले आता है तो आप पूरा ही, क्योंकि दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ द साइड चेन का ये भी आईयूपैक है, तब उस केस में आपको ये सेलेक्ट करना है ऊपर वाला। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि नीचे वाला मैं इसलिए सेलेक्ट नहीं करवाऊंगा क्योंकि नीचे वाले में एक पार्ट जो है दैट इज द साइड चेन, उसका कॉमन नेम यूज हो रहा है। पर आईयूपीएससी ने एक्चुअली, सॉरी आईयूपीएससी कह रहा, एनसीईआरटी ने दोनों दे रखे हैं, तो बेफिक्र होकर आप इसका इस्तेमाल करिए। चलिए बच्चे, एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास कुल मिला के इसमें मैंने बोला था कि कौन सी साइड चेन सेलेक्ट की जाए। देखो पहली बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 10 कार्बन की चेन ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 10 कार्बन की चेन ये है। इस वाली चेन और इस वाली चेन में हमें कौन सी चेन सेलेक्ट करनी? जब मैं स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करता हूं तो देयर इज अ 2 ब्रांचिंग, एक ये एक ये। When I select the straight chain, when I select this chain from here to here, तो मेरे पास 3 ब्रांच है, 1 2 और एक ये बड़ी सी कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो मैंने बोला whenever आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो ब्रांच सेलेक्ट करने के और उसमें फर्क पड़ रहा हो ब्रांचिंग का, तो वो चेन सेलेक्ट करिए जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग अवेलेबल। तो ज्यादा ब्रांचिंग किसमें है? इस वाले में। अच्छा, इस वाली के बाद अगर नंबरिंग करनी है तो हमें एक नंबरिंग का तरीका यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
एक ब्रांचिंग हमारे को ग्रीन कलर के पेन से करता हूं, दैट इज अ 1 2 3 4 5 6, दैट इज 7 8 9 और 10। बच्चे जब ये करी जाएगी तो हमारे पास फिर क्या करा जाए? ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं ग्रीन वाले पे जाता हूं तो ब्रांचिंग किस किस पर है? देखो ग्रीन वाले से ब्रांचिंग है हमारे पास 6 पर, 8 पर और 8 पर, 8 पर और 8 पर। तो अगर मैं इस हिसाब से सेलेक्ट करूं तो मेरे पास 6 8 8, यानी कि येलो वाली पर अगर चलता हूं तो कौन सी पर है? 3 3 और 5, 3 3 और 5। कुछ है ही नहीं ज्यादा बड़ा भाई, 3 3 और 5। भाई कौन जीतेगा? 3 और 6 की लड़ाई हुई, 3 जीतेगा डेफिनेटली, अभी तक बता चुका हूं मैं आपको इतनी बार। पर इससे पहले ना हमें इस ब्रांच का नेम साइड में कर लेना है। जब ब्रांच का नेम करोगे तो मैं इसके लिए आपको पिंक कलर यूज कर ले रहा हूं, दैट इज अ 1 2 3 4। भाई यही तो रूल बताया, पहला नंबर 1 दे, जो पहला कनेक्टेड कार्बन एटम होगा चेन से, उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढोगे तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इथाइल ब्यूटाइल, 4 कार्बन की चेन ब्यूटाइल। चलिए भैया, एक मिथाइल ग्रुप ये लगा है, एक मिथाइल ग्रुप ये लगा है। इथाइल पहले आता है या फिर मिथाइल पहले आता है? डेफिनेटली इथाइल पहले आता है। तो हम क्या करेंगे, जब आयुपैक नेम करेंगे तो येलो 1 विन, तो 5 और 5 के साथ लगा हुआ है 2 इथाइल ब्यूटाइल और ब्रैकेट क्लोज, देन 3 पोजीशन पे लगा है 3,3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 10 कार्बन है डेकेन, 10 कार्बन है तो डेकेन। ठीक है, ये हमारे पास हुआ 2 इथाइल ब्यूटाइल 3,3 डाई मिथाइल डेकेन। इस तरीके से हम इसका नेम करेंगे। चलिए बच्चों, एक नेम और हम समझते हैं। हमारे पास अब ये वाली आ गई है। आयुपेसी एक्चुअली क्या करता है, इसका हमारे पास ये जो ग्रुप है इसका कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटाइल, सॉरी आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन है आइसोप्रोपाइल। और इसका कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम जो यूज होता है, दैट इज द टर्शरी सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो हमारे पास अगर हम इसका ट्रिवियल नेम यूज करते हुए लिखते हैं तो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन जो है दैट इज द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा बच्चों, नंबरिंग मैंने इधर से क्यों नहीं करी? अगर आप इधर से करते हो तो 1 2 3 4 5 6, भाई देखो पहली ब्रांच 6 पर आ रही है, जबकि इधर से करने पे पहली ब्रांच किस पर आ रही है? 4 पोजीशन पर। ठीक है, जब आपकी पहली ब्रांच 4 पोजीशन पर आ रही है तो चलिए फिर नेम करते हैं 4। अब आइसो या सेकेंडरी, हु विल कम फर्स्ट? डेफिनेटली आई विल कम फर्स्ट। तो 4 आइसो प्रोपाइल और हमारे पास 5, 4 पर ही है ना, देन हमारे पास 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, कितने कार्बन की चेन है? 10 डेकेन, दैट इज अ 10 कार्बन की चेन, दैट इज डेकेन। पॉइंट सबको समझ में आ गया या नहीं आया? पॉइंट सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अभी हम आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चे, इस लेक्चर 1 को हम यहीं पर रहने देते हैं, यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि हमारा अभी आयुपेसी पूरा तो नहीं हो पाया। इसमें हमने हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के बारे में सीखा। हम अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करनी है। फिर बेंजेनॉइड सिस्टम यानी कि बेंजीन और उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होंगे उनकी आयुपेसी नेमिंग कैसे करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को कवर अप करेंगे, क्योंकि अगर हम इसी लेक्चर में सारा करते हैं तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो बच्चे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, एंड प्लीज़ चैनल को
आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। आपको कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेरी होती है, आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई करूंगा उस पर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। सो ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल आप लोगों से। बाय बाय, सी यू टुमारो।